सिने कलर टी प्रस्तुत करता है टेरा नोवा। ये फिल्म साल 2008 में आई थी और इसकी IMDb पे रेटिंग 6.6 है। फिल्म की शुरुआत होती है एक सर्द पहाड़ी इलाके से, जहां जली नाम का आदमी रुकने का ठिकाना ढूंढ रहा था। थोड़ा चलने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वो एक जमी हुई नदी में गिरकर फिसलने लगा। जैसे तैसे वह बाहर निकला और आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद जब उसे बहुत थकावट महसूस हुई तो वो एक पत्थर पर बैठकर अपने अतीत के ख्यालों में खो गया। जलीन 6 लोगों के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था। एक दिन उसे जेल की गवर्नर ने बुलाकर पूछा कि उसका सपना क्या है। उसके साथ के सभी कैदियों से ये सवाल पूछा जा रहा था। कोई समुद्र देखना चाहता था और कोई अपने परिवार से मिलना चाहता था। ओबिजियान नाम के कैदी ने तो यह तक कह दिया कि वो जेल का गवर्नर बनना चाहता है। गवर्नर ने उन्हें बताया कि एक प्रोजेक्ट के तहत उन्हें एक दूर की जेल में भेजा जाएगा। कुछ देर बाद गवर्नर ने सभी कैदियों को एक शिप में चढ़ने के ऑर्डर दिए। जेल की तरह सभी कैदियों को जहाज में अलग अलग सेल्स में बंद कर दिया गया, लेकिन ओबिजियान बिना बात के ही सबका लीडर बनने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना दबदबा बनाने के लिए एक कैदी को मार भी दिया। रवाना होने पर सभी कैदी बहुत घबराए हुए थे, शायद उनको समुद्र के बीच में ही मार दिया जाएगा। स्ट्रेस में कई कैदी आपस में ही लड़ने लगे थे। ये देखकर जलीन को शिप्पा की एक बात याद आई। शिप्पा को एक दिमागी बीमारी थी और वो दीवार पर अजीबोगरीब चीजें बनाकर कुछ न कुछ बकता ही रहता था। लेकिन उस दिन उसने कहा था कि अब तो नरक में भी जगह नहीं है, इसलिए उन जैसे लोगों को उससे भी बेकार जगह पे जाना पड़ेगा। जलीन को लगा कि ये फालतू बकवास है, लेकिन मौजूदा हालत देखकर ये उसे हकीकत लग रही थी। बाद में सभी कैदी शांत हो गए और सफर के बीच ही एक गैंग अपने सेल से निकलकर अपने साथी को ढूंढने लगी, लेकिन ओबिजियान ने अपने समझौते का नाटक करके मौका मिलते ही उसे मार डाला। इसके बाद कैदियों के दोनों गुट आपस में भिड़ गए। जल्द ही गार्ड्स ने आकर कुछ फायर किए और लड़ाई रोक दी। उन्होंने कैदियों के पास स्लीपिंग गैस के गोले भी फेंक दिए कि आगे के रास्ते में ये सभी सोते रहे। आखिरकार वो एक सुनसान आइलैंड पहुंचे, जहां सभी कैदियों को नंबर देकर हथकड़ी बांधी हुई थी। वहां मिस्टर ओलाफ्सन और मार्टिना आए हुए थे, जो टेरा नोवा प्रोजेक्ट के हेड थे। क्योंकि जब ज्यादातर देशों ने फांसी की सजा देनी बंद कर दी थी, तो अब कैदियों को रखने के लिए जगह कम पड़ रही थी। इसलिए रशिया की सरकार ने टेरा नोवा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। अब वो सिर्फ जेल में नहीं होंगे, सिर्फ उनके गुलाम बनकर रहेंगे। उनके रहने के लिए 3 महीने का राशन वहाँ मौजूद था। सैटेलाइट की मदद से उन पर हर वक्त नजर रखी जा रही थी। अगर उनकी कोई मांग है तो वो समुद्र में बने कम्युनिकेशन सिस्टम का लाल बटन दबा सकते हैं। अगर हरी बत्ती आई तो उनकी बात मान ली गई है, वरना भूल जाओ। ओबिजियान नजर रखे जाने के विरोध में पत्थर फेंकने लगा, लेकिन गार्ड्स ने बंदूकें दिखाकर सबको शांत कर दिया। मार्टा ने उन्हें बताया कि कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से वो इस प्रोजेक्ट को छोड़कर जा भी सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम और जाने की वजह बतानी पड़ेगी। उन्हें वापस जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जाने से पहले गार्ड्स ने सभी चाबियां मिलाकर फेंक दी, जो सबके नंबर के हिसाब से सबकी हथकड़ियां खोलेगी। चाबी लेने के लिए सबके सब ऐसे दौड़े जैसे गोलगप्पे देखकर लड़कियां। जलीन और शिप्पा साइड में खड़े होकर गिरी हुई चाबियां इकट्ठा करने लगी। तभी एक गैंग ने गार्ड्स के बचे हुए हथियार उठाकर बाकियों पर हमला बोल दिया। हथियारों के दम पर एली की गैंग ने एक बार तो दूसरे गुट को दबा लिया, लेकिन जल्द ही बाकी कैदियों ने जवाबी हमला कर दिया। इस लड़ाई में कई लोग जान से हाथ धो बैठे थे। लड़ाई के दौरान दूसरी गैंग के कैदियों ने एली को भी मार दिया। समुद्र की लहरों का बहाव इतना तेज था कि कुछ कैदी कम्युनिकेशन सिस्टम के पास जा रहे थे, वो डूब के मर गए। बाकी बचे कैदी स्टोर में जाकर सामान बांटने लगे। जलीन ने जल्दी से एक जैकेट उठाई और जरूरत का सामान पैक करके वहां से जाने लगा। शिप्पा ने हिसाब लगाया कि यह खाना 3 महीने तक तो बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके बाद जलीन वह जगह छोड़कर अपने रास्ते निकल पड़ा और हम उस जगह पर पहुंच गए जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। वो एक ठिकाना ढूंढकर आराम करने बैठा और अपने परिवार की तस्वीरें देखते हुए उन्हें याद करने लगा। बेचारे जलीन की आंखों में आंसू आ गए और वो वहीं सो गया। फिर उसने कुछ आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कैदियों के खाने में तो चूहे भरे हुए थे। तभी बारिश होने लगी तो उसने छोटी सी चट्टान के नीचे अपना अड्डा जमा लिया। उसने आग जलाकर थोड़ा पानी गर्म किया और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उसने एक पक्षी का शिकार किया और वह पक्षी को पकाकर खाने लगा। तभी शिप्पा भी वहां आ पहुंचा। उसने जलीन का चाकू चुराने की कोशिश की, लेकिन उसने यह पहले ही देख लिया था। शिप्पा ने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए उसे नमक दिया, तो जलीन ने भी अपने शिकार को उसके साथ बांटना सही समझा। खाना खाने के बाद शिप्पा एक चट्टान के किनारे जाकर कहने लगा कि वो कूदना तो चाहता है, लेकिन उसे डर लगता है। उसने जलीन से पूछा कि वो क्यों नहीं मर जाता, आखिर क्या रखा है ऐसे जिंदगी में। पर जलीन ने जवाब दिया कि उसका पूरा परिवार मर चुका है और वो भी उन्हीं के साथ दफन होना चाहता है।
अगर वो इस आइलैंड पे मर गया तो उसकी ये तमन्ना भी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र एक एरोप्लेन के टुकड़े पर पड़ी। उसे देखकर वो हैरान रह गए। उसे ढूंढने पर उन्हें एरोप्लेन का पूरा हिस्सा भी मिल गया। उस प्लेन में जलीन को एक आशा की किरण दिखाई दी, क्योंकि असल में वो एक पायलट हुआ करता था, लेकिन उस प्लेन को हिला पाना उन दोनों आदमियों के बस की बात नहीं थी। इसलिए वो वापस अपने ठिकाने पे आ गए। जलीन ने आग जलाई, लेकिन ना जाने उन लकड़ियों में क्या था। उसमें से जहरीला धुआं निकलने लगा। उसने फटाफट सो रहे शिपा को वहां से हटाया। जलीन की बहुत कोशिश के बाद शिपा ने आंखें खोली, लेकिन अभी भी वो कुछ अजीब से बके जा रहा था। आग बुझाने के बाद जलीन को चिंता होने लगी कि अब तो वो ठंड से कभी भी मर सकते हैं। ठंड से बचने के लिए उन्होंने बेस पर वापस जाकर कोयला चुराने का प्लान बनाया, लेकिन बेस पर तो ओबेजियान और उसकी गैंग ने कब्जा कर रखा था। वो बाकी सबको कैद करके रखते थे और एक बंद जगह में ही शेयर करने देते थे। जाते समय सभी को भागकर जाना होता था। जो आखिर में रह गया उसे वो दरिंदे मार कर खा जाते। जलीन और शिपा को आखिरकार कोयला मिल गया। वो ठंड के मारे एक दूसरे से लिपट कर आग के किनारे बैठ गए। गैंग किसी कैदी को पकड़ने के लिए ले जा रही थी तो शिपा की आंखें खुली। वो जल्दी से चट्टान के पीछे छिप गया, लेकिन जलीन अभी भी वहीं सो रहा था। उसे घसीटकर छुपाने के चक्कर में ओबेजियान के लोगों ने उन्हें देख ही लिया और दोनों को पकड़कर बेस में ले आए। अगले दिन शेर के बाद सभी कैदी अंदर की तरफ भागने लगे, लेकिन जलीन वहीं खड़ा रह गया। शिपा ने उसकी जान बचाने के लिए उसे खींचकर अंदर ले आया। उन जलादों ने आखिरी बचे कैदी को बड़ी बेरहमी से खंबे से बांध दिया। उसने मरने से पहले पानी की मांग की तो शिपा ने तरस खाकर उसे पानी पिलाया। अंदर सभी कैदी भागने का प्लान बना रहे थे। अगले दिन शेर के बाद सिर्फ 2 ही लोग अंदर की तरफ भागे, बाकी सब यूं ही खड़े रहे। उनमें से एक ने तो गैंग के एक आदमी के सर पर जोरदार पत्थर मारा। जलीन ने ओबेजियान को ऑफर दिया कि वो उन्हें सरकार से खाने की मांग करने दे तो वो उन्हें उस जहाज की लोकेशन बता सकता है जो उसे और शिपा को मिला था। ओबेजियान ने उसकी बात मान ली और कम्युनिकेशन सिस्टम तक जाने दिया। उधर ओबेजियान को पता चला कि जलीन एक पायलट हुआ करता था, तो उसका पूरा परिवार एक प्लेन क्रैश में मारा गया। उसके सदमे ने उसके दिमाग पे गहरी चोट की और उसने अपना आपा खोकर फ्लाइट डिस्पैचर को गोली से उड़ा दिया। ओबेजियान को लगने लगा कि इस सनकी पायलट को कुछ वहम हुआ होगा, तो उस विराम टापू पे कोई एरोप्लेन नहीं है। उसने डील तोड़कर सभी कैदियों को वापस अंदर भागने को कहा। उधर समुद्र में जलीन और उसके साथी कम्युनिकेशन सिस्टम तक पहुंच गए, लेकिन वो टूटा हुआ था। उन्होंने वापस आकर ओबेजियान से कहा कि रिक्वेस्ट पहुंचा दी गई है और खाना कुछ ही दिनों में आ जाएगा, लेकिन ओबेजियान ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि हरी बत्ती तो आई ही नहीं। टोलिया ने उसे फिर से प्लेन का लालच दिया, लेकिन उसने उस पर भी विश्वास नहीं किया। वो लोग समझ गए थे कि ओबेजियान उनकी बात नहीं सुनेगा, तो मौका देखकर टोलिया ने ओबेजियान की गर्दन में चाकू घुसा दिया और पूरे ग्रुप ने मिलकर बाकी की गैंग को भी खत्म कर दिया। जलीन से पूछा कि आगे का क्या प्लान है। उसने सभी कैदियों को आज़ाद करने का फैसला किया। उसका मानना था कि खाना सच में आने वाला है। उन्हें हरी बत्ती तो इसलिए नहीं दिखी कि वो टूटी हुई थी, लेकिन बाकियों को इस बात पर कोई खास विश्वास नहीं था। जलीन का असली प्लान तो एरोप्लेन को सही करके कैदियों को वहां से निकालने का था। आखिरकार उन्होंने सभी कैदियों को आज़ाद कर दिया और कहा कि अब वो एक दूसरे को मार के नहीं खाएंगे। उन्होंने कुछ आदमियों को भेजा और प्लेन की मरम्मत करने का काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद शिपा चिल्लाने लगा कि ऑपरेशन लीडर बकवास कर रहे थे और उनके ऊपर नजर रखने के लिए कोई सैटेलाइट वगैरह नहीं है, क्योंकि उसके बनाए इतने बड़े साइन को देखकर भी कोई मदद के लिए नहीं आया। जलीन आदमियों को प्लेन तक लेकर गया और उसे देखकर सब खुशी से झूमने लगे। उन सब कैदियों ने उस एरोप्लेन को डिसेंबल करके एक एक पुर्जा बेस तक पहुंचाया। कुछ देर बाद मार्टा अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंची और गैस के जरिए उन्होंने बाकी कैदियों को दूर ही रखा। जलीन से बात की। मार्टा ने उससे पूछा कि पेट्रोल क्यों चाहिए। जलीन ने बहाना बनाते हुए कहा कि पावर जनरेटर के लिए, जबकि असलियत में उन्हें प्लेन उड़ाने के लिए फ्यूल की जरूरत थी। उनकी बातचीत के दौरान जलीन भी समझ गया कि इन पर नजर रखने के लिए कोई भी सैटेलाइट नहीं लगी है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि टापू पर कितने लोग जिंदा हैं। उसने बताया कि कई कैदी बीमार हैं, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट छोड़कर वापस जेल नहीं जाना चाहता। उनसे जरूरत का सामान लेकर जाने के बाद जलील ने प्लेन में फ्यूल डालकर देखा। खुशकिस्मती से वो काम कर रहा था। कुछ ही देर में मार्टा ने आइलैंड पे अमेरिकी कैदियों को गार्ड्स बनाकर भेज दिया। जलीन ने उनकी लीडर से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने बिना बात के जलीन पे हमला कर दिया। दोनों तरफ के कैदियों में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। जैसे तैसे शिपा जलीन को बचाकर दूसरी तरफ ले आया। जलीन की ग्रुप ने मिलकर अमेरिकी लीडर को मार दिया। चारों तरफ भयंकर मारकाट होने लगी। प्रोजेक्ट के हेड्स ने इस पे नजर रखी हुई थी। जब उन्हें लगा
लगा कि 40% से ज्यादा कैदी मर चुके हैं तो उन्होंने कोड नेकेड आइलैंड लागू कर दिया। उन्होंने कई गार्ड्स भेजकर कैदियों को मारने के लिए आइलैंड में भारी गोलाबारी शुरू कर दी। किसी तरह 4 कैदी छिपते हुए बच गए थे, जलीन, सीफा, अर्सनोफ और टोलिया। उन्होंने मिलकर प्लेन बाहर निकाला, लेकिन चढ़ने से पहले ही शिपा उन्हें अलविदा कहकर चट्टानों से कूदने चला गया। अब उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। बाकी 3 कैदी प्लेन में बैठे। जलीन प्लेन को उड़ाने में कामयाब भी हो गया। फिर गार्ड्स ने जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। जलीन ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके दोनों साथी फायरिंग में मारे गए थे। सिर्फ जलीन ही अपनी जान बचाकर उस आइलैंड से निकल पाया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।